So hello everyone. Now I'm going to start the first unit of applied anatomy. मुझे पहले आप लोग को ये बुक बतानी थी कि मैं ये बुक में से, ये बुक के नोट्स में से ही आप सबको पढ़ाने वाली हूँ, आप सबको बताने वाली हूँ सारे important points. So I recommend this book to you all because it's revised by INC syllabus and for BSc nursing students ये बहुत अच्छी बुक है. इसमें हर एक पॉइंट सिलेबस कॉपी के हिसाब से है. एंड आई वुड टेल यू कि ये यूनिट फर्स्ट यूनिट जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ उसके ख़त्म होने के बाद ही मैं आईएमपी दूंगी. मुझे रिव्यू आया था कि आप आईएमपी ही दे दो. मैंने बोला कि अगर आईएमपी में दे दूंगी तो आप लोग सिर्फ आईएमपी ही करोगे, आप एनाटॉमी अच्छे से पढ़ोगे नहीं. तो आई होप पहले आप इस चीज़ को, आप फर्स्ट यूनिट को अच्छे से पढ़ लो. उसके बाद मैं आपको यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन रिलेटेड जितने भी आईएमपी होंगे, जो भी आईएमपी होंगे, आई विल टेल यू गाइज. हम एमसीक्यू भी करेंगे, हम हर एक चीज़ की प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, हम डायग्राम प्रैक्टिस भी करेंगे. पहले आप फर्स्ट यूनिट हम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ द इंट्रोडक्शन टू द एनाटॉमिकल टर्म्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी एंड जनरल फिजियोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट. पहले तो मैं बोलूँगी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों साइंस के इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं जो हमें ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को समझने में हेल्प करते हैं. एनाटॉमी इक्वल्स टू बॉडी के स्ट्रक्चर का स्टडी, फिजियोलॉजी इक्वल्स टू बॉडी के फंक्शंस का स्टडी. अब सिंपल वर्ड्स में एनाटॉमी बताता है बॉडी कैसे बनी है, फिजियोलॉजी बताता है बॉडी कैसे काम करती है. तो लेट्स सी कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का डेफिनेशन क्या है. Anatomy and physiology का definition are the anatomy and physiology are the two branches of science that helps us to understand various parts of the body and their functions. Anatomy is the branch of biology which deals with the study of structures of body. It has following subdivision: gross anatomy. Gross anatomy is the microscopic structure of the body parts that can be seen in the unaided eyes. It can be studied using either of the following two approaches, which is the systemic anatomy, which is the study of different systems of the body, example cardiovascular system, respiratory system. And the second subdivision is second approach is the regional anatomy, study of specific region of the body, example chest or abdomen. तो एनाटॉमी में जो ग्रॉस एनाटॉमी ये वो एनाटॉमी है जो हम नेकेड आई से देख सकते हैं, मतलब विदाउट माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं. इसको दो तरह से स्टडी किया जाएगा. एक तो सिस्टमिक एनाटॉमी जैसा, मतलब बॉडी के सिस्टम को स्टडी करते हैं, एग्जांपल कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब रीजनल एनाटॉमी में तो बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट को स्टडी करते हैं, जैसे कि चेस्ट और एब्डोमेन. क्लियर. नेक्स्ट विल मूव टुवर्ड्स विच इज द कंपैरेटिव एनाटॉमी. अब कंपैरेटिव एनाटॉमी हम पहले पढ़ लेते हैं. एक कंपैरेटिव एनाटॉमी एक ऐसी स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ वेरियस स्पीशीज ऑफ एनिमल्स. कंपैरेटिव एनाटॉमी इज, हिंदी में मैं आपको अगर बोलूँ तो डिफरेंट एनिमल्स के बॉडी के स्ट्रक्चर को कंपेयर करना, उसको हम बोलेंगे कंपैरेटिव एनाटॉमी. Let's move forward. Surface anatomy. Surface anatomy is what? Surface anatomy is a topographic anatomy is the study of deeper parts of the body in relation to the skin surface. It is helpful in clinical practice and surgical operations. ये स्किन के रिलेशन में बॉडी के डीपर पार्ट्स को स्टडी करना, ये क्लिनिकल प्रैक्टिस और सर्जरी में हेल्पफुल होता है. डेवलपमेंटल एनाटॉमी, फर्दर हम जाएंगे. डेवलपमेंटल एनाटॉमी जो है वो एम्ब्रियोलॉजी रिफर टू द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनिमल बॉडी फ्रॉम द वन सेल स्टेज टू पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिफोर बर्थ. फर्टिलाइजेशन से लेकर बर्थ तक का बॉडी डेवलपमेंट कैसे होता है, इसकी स्टडी को हम डेवलपमेंटल एनाटॉमी बोलेंगे. द लास्ट इज द हिस्टोलॉजी. हिस्टोलॉजी मीन्स व्हाट? हिस्टोलॉजी जो है एक स्टडी ऑफ मेन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी पार्ट्स दैट कैन ओनली बी सीन विद द एड ऑफ माइक्रोस्कोप एंड देयरफॉर इज ऑफन कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी और माइक्रो एनाटॉमी. अब हिस्टोलॉजी का मीनिंग क्या है? हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक जो सेल्स और टिश्यूज का स्टडी होता है, इसको हम माइक्रो एनाटॉमी भी बोलते हैं. इसके बाद द लास्ट वन इज लेफ्ट विच इज द रेडियोग्राफिक एनाटॉमी. रेडियोग्राफिक एनाटॉमी मीन्स व्हाट? जहाँ पर एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई जैसे इमेजिंग टेक्निक्स से बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स का स्टडी, उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी बोलेंगे. जिसमें इज द स्टडी ऑफ डीपर ऑर्गन्स बाय प्लेन एंड कॉन्ट्रास्ट रेडियोग्राफी एंड बाय अदर इमेजिंग टेक्निक्स लाइक सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, स्कैन और एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. फिजियोलॉजी. नाउ हमने एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजी के बारे में. फिजियोलॉजी मीन्स व्हाट? फंक्शन की स्टडी. फिजियोलॉजी इज नॉर्मल फंक्शनिंग का स्टडी है. ये बताता है कि बॉडी कैसे काम करती है, ये बताता है कि डिफरेंट सिस्टम्स का रोल क्या है, बॉडी का बैलेंस कैसे मेंटेन होता है. एंड
ये बताती है कि फिजियोलॉजी मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। पहले तो जनरल फिजियोलॉजी और दूसरा तो सिस्टमिक फिजियोलॉजी। जनरल फिजियोलॉजी में हम ये पढ़ेंगे कि जनरल फिजियोलॉजी इज द टर्म इन विच द जनरल कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स दैट आर बेसिक टू द फंक्शंस ऑफ ऑल सिस्टम। मतलब बॉडी के बेसिक फंक्शंस, बॉडी के बेसिक जनरल फंक्शंस की स्टडी, प्रिंसिपल्स की स्टडी को हम जनरल फिजियोलॉजी बोलेंगे। और systemic physiology is the deals with the functioning of different systems of the body. Example, respiratory physiology includes different physiological aspects of respiration. Different body के system का function study करना, जैसे कि respiratory physiology जो breathing का process का study करती है। किसका study करती है? breathing के process का study करती है। So now हमने general physiology and anatomy के बारे में पढ़ लिया। Now we move towards the another page, which is the second page, which comes with the cell physiology. Cell physiology वही study of the individuals themselves, and they live out on small scale of the activities that characterize larger organism. So हम अब structure के बारे में, complexity के बारे में, levels of structure complexity के बारे में पढ़ेंगे further. So ह्यूमन बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन छोटा से बड़े तक का, उसको हम लेवल्स बोलेंगे, ठीक है। लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। मैं बहुत ज़्यादा सिंपल वे में पढ़ा रही हूँ आप लोग को। जो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है एनेट फिजियोलॉजी, दे कैन सी दीज लेक्चर्स एंड आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ह्यूमन बॉडी के 6 लेवल्स में ऑर्गेनाइज होता है। पहले तो केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड सिस्टम लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। सो ये लेवल्स की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। तो लेवल्स में तो केमिकल लेवल जो है, दिस इज द मोस्ट बेसिक लेवल एंड इंक्लूड्स एटम्स, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल्स formed by joining of 2 or more atoms. Atoms like carbon, oxygen, hydrogen, calcium, etc. are essential for maintenance of life. Important molecules found in the human body are deoxyribonucleic acid, glucose, etc. तो केमिकल लेवल जो है सबसे बेसिक लेवल है। इसमें एटम्स है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज, डीएनए है। ये लाइफ के लिए एसेंशियल होते हैं, इसको हम केमिकल लेवल बोलेंगे। मुझे खुद के नोट्स जो है मुझे वो पढ़ाने थे, बट मुझे इतना लगा कि आप लोग इफ़ यू आर हैविंग माय नोट्स देन यू डोंट हैव द प्रिंट ऑफ दोज नोट्स, सो आई प्रिफर्ड कि लेट्स हैव द टेक्स्ट बुक इंस्टेड। सो यू गाइज माइट हैव दिस टेक्स्ट बुक एंड आप लोग उसमें आप हाईलाइट करोगे और मेरे बोले हुए पॉइंट्स आप उसमें लिख सकते हो। तो मुझे ये प्रेफरेबल लगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मेरे नोट्स से आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो हम सेकेंड लेवल पढ़ेंगे। सेकेंड लेवल जो है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल जो है वेरियस मॉलिक्यूल्स जो कंबाइन करना है टू फॉर्म द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। द सेल, वेरियस इंपॉर्टेंट सेल्स इन द बॉडी आर एपिथेलियल सेल, मसल सेल and nerve cells, osteoblast, to bone forming cells, etc. Each cell has become specialized to carry out a particular functioning according to various needs of the body. तो हमने ये पढ़ा सेलुलर लेवल में कि सेल्स बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, इतना क्लियर रखो। ये हम 11-12 से पढ़ते आ रहे हैं कि सेल बॉडी का बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। एग्जाम्पल एपिथेलियल सेल, मसल सेल, नर्व सेल। ये आपको याद रखना है, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। दिस इज द बेसिक थिंग you could ever even remember. Tissue level, the cells with similar structure and functions combine together as a group to form a tissue. For example, muscle tissue. One minute. Muscle tissue, for example, muscle cells combine to form muscle tissue that perform a particular function. Further, we are going to see towards organ level, system level, organism level. अब अगर organ level की हम बात करें, organ level में different tissues मिलकर बनाते हैं एक organ, जैसे कि example stomach, heart, liver, brain, lungs. अब organ level में organ की shape definite होती है और उसका specific function होता है। तो स्टमक में एपिथेलियल, मसल, कनेक्टिव टिश्यू मिलकर डाइजेशन करते हैं, तो उसको हम ऑर्गन लेवल बोलेंगे। सिस्टम लेवल, a number of organs and tissues together form a system that contributes to one or more survival needs of the body. For example, digestive system, nervous system, etc. जो मल्टीपल ऑर्गन्स मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं उसको हम सिस्टम लेवल बोलेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन सब मिलकर डाइजेशन करते हैं। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल की बात करें, ऑर्गेनिज्म लेवल में द ह्यूमन बॉडी कंसिस्ट ऑफ सेवरल सिस्टम जो वर्क करते हैं हार्मोनियसली एंड इंटरडिपेंडेंटली टू कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। अब ऑर्गेनिज्म लेवल में सब सिस्टम मिलकर बनाते हैं ह्यूमन बॉडी। इसमें हम कंप्लीट लिविंग इंडिविजुअल होता है जिसमें सारे सिस्टम एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि अगर रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑक्सीजन देगा तभी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑक्सीजन सर्कुलेट करेगा।
इसको हम ऑर्गेनिज्म लेवल बोलेंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पर, द फिफ्थ पेज, विच इज़ द रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमिकल टर्म्स। अब इसमें पहले तो हमने क्या पढ़ा, हमने पहले पूरे सिस्टम्स जो है लेवल्स वो हमने पढ़ लिए, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ ली। अब हम फर्दर जाकर पढ़ेंगे, जहाँ पर हमने ये डायग्राम्स आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ये डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन ही मैंने आपको इसमें दिया है। फिर अब हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ेंगे, जिसमें ह्यूमन बॉडी को स्टडी करने के लिए उसको डिफरेंट रीजन्स एरियाज में डिवाइड किया जाता है, इसलिए हमें एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन इजी हो जाएगा जब हम रीजनल बॉडी को रीजनल एरियाज में हम डिवाइड करेंगे बॉडी को, ह्यूमन बॉडी को। तो सबसे पहले एनाटॉमिकल रीजन्स एंड कैविटीज़ ऑफ द बॉडी हम देखेंगे। एनाटॉमिकल रीजन्स और कैविटी क्या क्या है बॉडी में। फॉर कन्वीनियंस जो ह्यूमन बॉडी को 4 मेन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। पहले तो हेड एंड नेक रीजन। अब हेड बॉडी का सबसे ऊपर वाला पार्ट है। फेस जो है वो फोरहेड, आईज, नोज, चीक्स, चिन को कंसिडर करेंगे। क्रेनियल कैविटी, नेक, ट्रंक मतलब क्या, ट्रंक जो है, ट्रंक थोरैक्स प्लस एब्डोमेन, उसको हम ट्रंक बोलेंगे। सो यू कैन सी हियर जो थोरैक्स है, थोरैक्स एंड एब्डोमेन दोनों को मिला के उसको हम ट्रंक बोलेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनाटॉमिकल रीजन जो है, फॉर कन्वीनियंस एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ह्यूमन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग रीजन: हेड एंड थोरैक्स, हेड एंड नेक रीजन, थोरैक्स, एब्डोमेन एंड पेल्विस, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेड एंड नेक रीजन, एब्डोमेन एंड अपर लिम्स, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स एंड एब्डोमेन को हम ट्रंक बोलेंगे। जो ट्रंक है इसको आप लिख लो यहाँ पर, थोरैक्स एंड एब्डोमेन को हम ट्रंक बोलेंगे। अब इसमें कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी, द ऑर्गन्स दैट मेक्स अप डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ द बॉडी आर कंटेंड इन 5 कैविटीज, जो है क्रेनियल कैविटी, वर्टिब्रल कैविटी, थोरैसिक कैविटी, अब्डोमिनल कैविटी एंड पेल्विक कैविटी। अब इसमें हम क्रेनियल कैविटी मतलब क्या, स्कल के अंदर का स्पेस जिसमें ब्रेन होता है, उसको हम क्रेनियल कैविटी बोलेंगे। ठीक है। अब थोरैक्स मतलब, थोरैक्स मीन्स चेस्ट। ये एक बोनी केज होता है जिसमें रिब्स से बना हुआ होता है। इसमें क्या क्या होगा थोरैक्स के अंदर? थोरैक्स के अंदर लंग्स रहेंगे, हार्ट रहेगा, ट्रैकिया रहेगा, इसोफेगस रहेगा, मेजर ब्लड वेसल्स रहेंगे, लिम्फ नोड्स रहेंगे। अब थोरैसिक कैविटी राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड होती है और हर साइड में एक लंग होता है। मैं बहुत ही सिंपल वे में आप सबको समझा रही हूँ। थोरैसिक कैविटी जिसमें राइट और लेफ्ट पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें एक लंग होता है। एक साइड, हर एक साइड में हर एक साइड में एक लंग होता है, एक लंग होगा राइट और लेफ्ट पार्ट में। ठीक है, थोरैसिक कैविटी की हम बात करें तो अगर हम एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल और पेल्विस के बारे में बात करें तो एब्डोमेन चेस्ट के नीचे रीजन होता है, पेल्विस सबसे लोअर पार्ट होता है और पेल्विस ट्रंक का सबसे लोअर पार्ट होता है। इसमें जो रीजन्स में जो ऑर्गन रहेंगे वो स्टमक, लिवर, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ब्लैडर, यूरोप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब रहेंगे। तो मैंने जो हेड, फेस, क्रेनियल कैविटी, नेक, इसके बारे में तो मैंने एक्सप्लेन कर लिया। थोरैक्स और थोरैसिक कैविटी के बारे में मैंने बोला कि थोरैक्स रिफर्स टू द चेस्ट विच इज़ द केज फॉर्म बॉडी, बोनी फ्रेमवर्क सपोर्ट कर रहा है मसल्स को। बोनी केज है उसमें, जिसको हम थोरैसिक कैविटी बोलेंगे, जिसमें लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स, इसोफेगस, लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स और नर्व्स रहेंगे। सो हमने थोरैक्स, थोरैसिक कैविटी, ये सब मैंने आपको सब शॉर्ट में बता दिया। फर्दर हम मीडियास्टिनम के बारे में पढ़ेंगे। मीडियास्टिनम इज द नेम गिवन टू द स्पेस बिटवीन द लंग्स एंड द स्ट्रक्चर फाउंड देयर सच एज हार्ट, इसोफेगस एंड ब्लड वेसल्स। मीडियास्टिनम ना वो स्पेस होते हैं जो दोनों लंग्स के बीच में होती है। इसमें हम हार्ट रहेगा, इसोफेगस रहेगा, फूड पाइप रहेगा, ब्लड वेसल्स रहेगा। ओके, सो यू कैन सी हियर मीडियास्टिनम एंड एब्डोमिनल पेल्विस के बारे में मैंने आपको शॉर्ट में बताया। अगर उसको हम इसमें पढ़ेंगे तो ये एक पैराग्राफ में इतना ही बताया गया है कि एब्डोमेन एंड पेल्विस में, कि एब्डोमेन क्या होता है। एब्डोमेन बॉडी का वो पार्ट है जो चेस्ट के नीचे होता है। ये 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें एब्डोमिनल कैविटी, 1 सेकेंड, एब्डोमेन जो एब्डोमिनल कैविटी होती है और पेल्विक कैविटी होती है। ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी में जो डायफ्राम से चेस्ट से सेपरेट होता है, इसमें कौन से ऑर्गन्स होते हैं? इसमें होता है स्टमक, इसमें होता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पैंक्रियाज एंड स्प्लीन, किडनी एंड एड्रिनल वेसल्स, नर्व्स, लिम्फेटिक्स एंड लिम्फ नोड्स। एंड एब्डोमिनल रीजन्स जो होते हैं वो 9 एब्डोमिनल रीजन्स होते हैं। अब 9 एब्डोमिनल रीजन्स जो है उसमें जो एब्डोमिनल रीजन्स को अगर हम बोले
तो 9 एब्डोमिनल रीजन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबार रीजन, अम्बिलिकल रीजन, लेफ्ट लंबार रीजन, राइट इलेक फोसा, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, लेफ्ट इलेक फोसा। ठीक है, ये होंगे उनके रीजन। तो अगर हम इधर देखें तो ये रीजन्स का डायग्राम है। डायग्राम हम क्लियरली, जो पूरे डायग्राम से जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है उसमें से सबसे ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आप याद रखो, एब्डोमिनल रीजन्स याद रखो। पेल्विक कैविटी के बारे में अगर हम पढ़े तो पेल्विक कैविटी एब्डोमेन के नीचे होती है, इसमें यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम, सिग्मोइड कोलोन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये पेल्विक कैविटी इंक्लूड करती है। ठीक है, नीचे अगर हम गए तो हम अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के बारे में अगर हम पढ़े तो अपर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब लिम्स, हाथ और पैर। एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स व्हाट, लिम्स, हाथ और पैर। डोंट गेट लाइक कंफ्यूज बिटवीन एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ ऑल्सो मीन्स बोथ द अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़। समटाइम्स एक्सट्रीमिटीज़ बोलने की वजह से बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि एक्सट्रीमिटीज़ मीन्स व्हाट, लोअर। लोअर, डोंट गो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ ओनली, अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज़ मतलब हाथ और पैर। अपर लिम लाइक आर्म, आर्म में शोल्डर से एल्बो तक, फोर आर्म, फोर आर्म एल्बो से रिस्ट तक, मार्क आर्म, आर्म में क्या है, शोल्डर से एल्बो तक। फोर आर्म, फोर आर्म में क्या है, फोर आर्म में एल्बो से रिस्ट तक, रिस्ट एंड हैंड, इसको हम बोलेंगे अपर लिम्स। ओके, एंड लोअर लिम्स, लोअर लिम्स अगर हम कंसिडर करें तो उसमें थाई, लेग, एंकल, फुट आएगा। थाई मीन्स व्हाट, हिप से नी तक का रीजन, और लेग मीन्स व्हाट, नी से एंकल तक का रीजन, एंड एंकल एंड फुट। ठीक है, अब हम एनाटॉमिकल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। एनाटॉमिकल टर्म्स जो है जिसमें प्रिसाइज एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन वेरियस स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन में हम एनाटॉमिकल पोजीशन मींस जहाँ पर हम इंश्योर कर रहे हैं कंसिस्टेंसी, एक्यूरेसी, जहाँ पर हम एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, एनाटॉमिकल पोजीशन बता रहे हैं, जो भी पोजीशन बॉडी के हम पर्सन प्रिज्यूम करेंगे स्टैंडिंग अपराइट, जो हम फेस फॉरवर्ड रख के, हैंड साइड में रख के, पाम्स फॉरवर्ड रख के, उसका हम एनाटॉमिकल पोजीशन बोलेंगे। जिसमें सुपाइन पोजीशन है, सुपाइन पोजीशन अगर हम हिंदी में बोले तो सीधा लेटना और फेस ऊपर रखना, उसको हम बोलेंगे सुपाइन पोजीशन, लाइक लाइंग डाउन पोजीशन विद द फेस डायरेक्टेड अपवर्ड्स। ठीक है, और अगर प्रोन पोजीशन देखेंगे तो प्रोन पोजीशन इज लाइंग डाउनवर्ड्स, पोजीशन विद द फेस डायरेक्टेड टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स। ठीक है, प्रोन पोजीशन मतलब क्या, उल्टा लेटना, फेस नीचे रखना, उसको हम प्रोन पोजीशन बोलेंगे। फर्दर उसकी डायग्राम देखेंगे। लिथोटॉमी पोजीशन, ऑपरेशन वाली पोजीशन, लेग्स फोल्ड करना, फोल्ड करके रखना, जहाँ पर लाइंग सुपाइन विद द बटॉक्स एट द एज ऑफ द टेबल, द हिप्स एंड नीज फुल्ली फ्लेक्स्ड एंड द फीट स्ट्रैप्ड इनटू द पोजीशन। ठीक है, तो हमने एनाटॉमिकल टर्म्स पढ़ लिए। अब हम फर्दर हम जो पढ़ेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स के जो बॉडी पोजीशंस थे वो पढ़ लिए। अब हम ये एनाटॉमिकल पोजीशन में एंटीरियर व्यू, पोस्टीरियर व्यू, एनाटॉमिकल नेम्स जो स्पेसिफाई किए गए हैं बॉडी रीजन्स में, ये लिथोटॉमी पोजीशन है। एनाटॉमिकल प्लेन्स अभी हम फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन्स जब हम पढ़ेंगे, एनाटॉमिकल प्लेन्स जो ना डिस्क्राइब कर रहा है पोजीशन ऑफ द बॉडी को, जो भी हम प्लेन्स में डिवाइड करेंगे, जैसे कि मीडियल प्लेन, मीडियन प्लेन, पैरामीडियन प्लेन, सजाइटल प्लेन, कोरोनल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये हो गए एनाटॉमिकल प्लेन। ठीक है, तो डायरेक्शनल टर्म्स, पहले तो एनाटॉमिकल प्लेन्स में मीडियन प्लेन, ये जो पूरा डायग्राम है ये स्पेसिफिकली मीडियन प्लेन, फॉरेंटल प्लेन, सजाइटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन दर्शा रहा है। जिसमें मीडियन प्लेन की अगर हम बात करें तो बॉडी को राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, उसको हम मीडियन प्लेन बोलेंगे। ये जो डायग्राम है वही स्पेसिफाई कर रहा है, लेफ्ट और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। सजाइटल प्लेन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो कि राइट और लेफ्ट डिवाइड करता है, बट इक्वल ज़रूरी नहीं है। अब सजाइटल प्लेन में राइट और लेफ्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन इक्वालिटी ज़रूरी है क्या इसमें, नहीं। अब फ्रंटल कोरोनल प्लेन देखो, फ्रंट और बैक डिवाइड करता है क्या, देखो फ्रंटल प्लेन, देखो फ्रंट और बैक डिवाइड कर रहा है, ये दिख रहा है आपको वायलेट, फ्रंट और बैक डिवाइड कर रहा है। अब हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में देखो, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या कर रहा है, अपर और लोअर डिवाइड कर रहा है। ये हो गए हमारे प्लेन्स। इज दिस क्लियर, ये जो डायग्राम है वो क्लियर है आप लोग को? अगर क्लियर होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। तो यही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एनाटॉमिकल प्लेन्स में। अब हम फर्दर जाएंगे, पेज नंबर 8,
ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में भी हमने पढ़ा है। ट्रांसवर्स प्लेन में जो राइट एंगल जो पास हो रहा है लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस में स्ट्रक्चर कंसर्न में, जहाँ पर ट्रांसवर्स सेक्शन जो है आर्टरी इज नॉट नेसेसरी, हॉरिजॉन्टल। एक ट्रांसवर्स सेक्शन में हैंड इज हॉरिजॉन्टल वेयर एज ट्रांसवर्स सेक्शन में फुट इज कोरोनल। ट्रांसवर्स भी हम देख लेंगे। अब फर्दर हम पढ़ेंगे पैर्ड डायरेक्शनल टर्म्स। इसको मैं सब आपको शॉर्ट और एक इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ। पैर्ड डायरेक्शनल टर्म्स जो है ना एनाटॉमी में, जिसमें मीडियल वर्सेस लैटरल टर्म्स है। जैसे कि मीडियल मीन्स सेंटर के पास, लैटरल मीन्स सेंटर के दूर, एंटीरियर मीन्स फ्रंट। एंड लेट मी टेक द बोर्ड। मीडियल, लैटरल, anterior, posterior, superior, inferior, superficial and deep and ipsilateral। ये जो है ना आप लोग को ध्यान में रखना है। मीडियल मीन्स व्हाट, सेंटर के पास। ओके। लैटरल मीन्स व्हाट, सेंटर से दूर। Anterior means what, front। Posterior means what, back। Superior means what, ऊपर। Inferior means नीचे। Superficial means surface के पास। Deep means अंदर। And ipsilateral means same side। Okay, let's move towards forward। एंड हमने पढ़ लिया कि मीडियल वर्सल लैटरल, ये जो टर्म मीडियल है वो यूज़ किया गया है डिस्क्राइब ऑफ स्ट्रक्चर। मैं ये पढ़ रही हूँ, आप लोग ध्यान रखो, मैं इधर मार्क करती हूँ। मार्किंग में बता रही हूँ कि द टर्म मीडियल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब स्ट्रक्चर विच इज नियर टू द मीडियन प्लेन एज कम्पेयर टू द अदर स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल द हार्ट इज मीडियल टू द लंग। एंड नेक्स्ट पढ़ेंगे एंटीरियर वेंट्रल वर्सेस पोस्टीरियर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सुपीरियर, जिसमें द टर्म एंटीरियर और वेंट्रल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द स्ट्रक्चर विच लाइज नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये समझ रहे हैं आप लोग को, नियर द फ्रंट ऑफ द बॉडी, डॉर्सल, वेंट्रल, सुपीरियर वर्सेस इंफीरियर। ये मैंने आपको इसको मैंने एकदम शॉर्ट में आपको बता दिया। एप्सिलैटरल क्या होता है इसको पूरा हिंदी में मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बता दिया कि आपको जैसे समझ में आने लगे। अगर हम स्पेशल टर्म्स प्रॉक्सिमल, डिस्टल, फ्लेक्सर, एक्सटेंसर, ये जो भी पूरे आपको ये जो भी डेफिनेशंस है, स्मॉल डेफिनेशंस जो इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको इन फ्यूचर जब भी मेरे पास फ्यूचर में ये मैं चैप्टर्स ख़त्म कर दूँगी, मैं उसके डेफिनेशन स्मॉल डेफिनेशंस जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके मैं दे दूँगी। अगर हम अब फर्दर बढ़े, जिसमें हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो बॉडी सेल से बना होता है, ये तो सबको पता है। द ह्यूमन बॉडी इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अबाउट 100 ट्रिलियन सेल्स organized in different function structure. The cells with similar features constitute different tissues, and the tissues combine to form organs, and organs combine to form a system. For convenience of description, the human body can be considered to be functionally organized into various systems. मतलब let's go towards the board। जो है cells, sorry, cells, सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू goes towards organs। ये फ्लो चार्ट याद रखना आप सबने। ऑर्गन से सिस्टम बनता है, ठीक है। एंड द कंक्लूजन इज व्हाट, द मेन थिंग इज व्हाट, बॉडी सेल्स से बना होता है। मेन इज दिस सेल। ओके, अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटरी सिस्टम। Our integumentary system comprises of skin and its appendages. Skin is the outermost covering of the human body. Its appendages, its appendages include hairs, nails, sebaceous glands and sweat glands. ठीक है। अब in addition to providing mechanical protection to the underlying tissues, the skin performs following important functions. जो skin है following important functions perform कर रही है। integumentary system को आप अगर simple language में समझोगे तो skin, hair और nails मतलब integumentary system। पहला जो पॉइंट है ना इंटीग्रेटेड सिस्टम का, पहला पॉइंट क्या है, प्रोटेक्शन करना, वाटर लॉस प्रिवेंट करना, प्रोटेक्शन करना, माइक्रो फिजिकल बैरियर्स अगेंस्ट एंट्री, प्रोटेक्शन करना, वाटर लॉस प्रिवेंट करना, एंड जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर कंट्रोल करना, एंड सेंसेशन जो है, सेंसेशन रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन है वो कंट्रोल करना। ठीक है, क्लियर। इंटीग्रेटरी सिस्टम पढ़ लिया हमने।
सॉरी, हम बहुत आगे बढ़ गए क्या? नहीं 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 बढ़े। ये इंटीग्रेटेड सिस्टम का डायग्राम, ये स्केलेटल सिस्टम। हम पूरा डायग्राम्स मैंने बोला है कि हम करेंगे अच्छे से। स्केलेटल सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़े तो स्केलेटल सिस्टम में यही बताया गया है कि स्केलेटल सिस्टम बोन्स का फ्रेमवर्क है जो सपोर्ट करता है एंड ऑल्सो जो लिगामेंट्स जॉइंट को कनेक्ट करता है, उसको हम स्केलेटल सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, अब मस्कुलर सिस्टम की अगर हम बात करें, मस्कुलर सिस्टम जो है बोन्स मसल्स कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स करता है, जिसमें 3 टाइप होंगे। एक तो स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स, ये इतना ध्यान में रखो। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो नर्वस सिस्टम, 1 सेकेंड, नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स इम्पल्स कंडक्ट करता है। तो इसमें हम डिवाइड कर लेते हैं द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो नर्वस सिस्टम है डिवाइडेड इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, नाउ फर्दर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में अगर हम पढ़े, ये सब हम डीप में फर्दर पढ़ने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है, जिसमें कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हम हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। आर्टरीज मतलब क्या? आर्टरीज अगर हम शॉर्ट में समझे आर्टरीज के बारे में, तो आर्टरीज ब्लड ले जाती है एंड जो कैपिलरीज होती है ना, कैपिलरीज जो होती है वो एक्सचेंज करती है ब्लड को। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, अब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। सॉरी, लेट्स मूव फॉरवर्ड द 10th पेज नंबर, जहाँ पर हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, ये सिस्टम ब्रीदिंग के लिए होता है, जहाँ पर एयर नोज से एंटर होती है और फिर फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई, लंग्स तक जाती है। अगर हम देखें तो डायग्राम के थ्रू ही बता रहा है ये, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड इट गोज टुवर्ड्स द लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर एल्यूलाई में ऑक्सीजन ब्लड में चले जाता है। जो एल्यूलाइज है, इसको हम, ये जो डायग्राम है इसको हम अच्छे से आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब हम, मेन फंक्शन क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम का? ऑक्सीजन देना, और एक फंक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। चलिए आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे हम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हमने 11th-12th में पढ़ा होगा, जिसमें हम, ये सिस्टम फूड को डाइजेस्ट करता है, जिसमें पाथ क्या हो सकता है? माउथ, माउथ टू फेरिंग्स, फेरिंग्स टू एसोफेगस, एसोफेगस टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन टू एनस। ओके, यहाँ पर पाथ लिखी हुई है, देखिए। ठीक है, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं। ये बॉडी के वेस्ट को निकालती है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम बॉडी के वेस्ट को, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स of metabolism from the body, and excretory organs, system organs are the kidney, ureter, urinary bladder, urethra. Kidney क्या करती है? Kidney, anyone can answer in the comment section too. Kidney जो है ना, बॉडी में से ब्लड फिल्टर करती है। ठीक है, एंड जो यूरिन बनकर ब्लैडर में स्टोर होता है, उसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहेंगे। अब जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें एक पॉइंट नोट करो कि डेफिकेशन मतलब मोशन, एक्सक्रीशन नहीं होता, वो डाइजेशन का वो पार्ट है। डेफिकेशन मतलब मोशन जो है, यहाँ पर अगर मैं बता रही हूँ आपको, ये डाइजेशन का एक पार्ट है। ठीक है, तो फर्दर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिसमें मेल ऑर्गन्स जैसे कि टेस्टिस, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस एंड प्रोस्टेट, पेनिस, एंड फीमेल ऑर्गन्स जिसमें ओवरी, यूटरस, फैलोपियन ट्यूब, वजाइना, इसके बारे में डिस्कस हो रहा है। ये पूरे डायग्राम्स, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम है, एंड ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल, दिस वन इज अ फीमेल, दिस वन इज अ मेल। ये पूरे डायग्राम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पूरे डायग्राम। सॉरी, मेरा पेज नीचे चले गया, या आई एम ऑन इट। ओके, अब एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बात करें। एंडोक्राइन सिस्टम में ये ग्लैंड्स का सिस्टम है जो हार्मोन्स रिलीज करता है। ऑब्वियसली इसमें जो मेन ग्लैंड्स होंगे वो होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और थायराइड रहेगा, पैराथायराइड एंड पैंक्रियाज, एड्रिनल, ओवरी, टेस्टिस, ये ना हार्मोन्स डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं, और ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल, इसमें काम में आता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है,
ये आप पढ़ लेना पैराग्राफ अच्छे से, इसको मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। लिम्फेटिक सिस्टम की बात करो, लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स व्हाट, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ वेसल्स है, लिम्फ नोड्स है, स्प्लिन है, थाइमस है। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है ना, इन्फेक्शन से बॉडी को बचाता है और जो उसमें एक्स्ट्रा फ्लूइड वापस ब्लड में भेजता है। इसको आप अच्छे से याद रखना, ठीक है। अब ना हम आगे जाके पढ़ेंगे जो ब्लड का जो कॉम्पोजिशंस होते हैं ना, उस बारे में पढ़ेंगे। ये देखो ये डायग्राम याद रखो, लिम्फेटिक सिस्टम की और एंडोक्राइन सिस्टम की। इसकी प्रैक्टिस आप 100 बार करो, 1000 बार करो, लेकिन ये दिमाग में रखो। ये डायग्राम्स जो है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है। इसको आप एक ड्राइंग बुक लो, उसमें आप उसके डायग्राम्स करो। अगर आप आर्टिस्ट होंगे तो आर्टिस्ट बन जाओ, नहीं होंगे तो मतलब नहीं होंगे तो बन जाओ, होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। बॉडी कंपोजिशंस के बारे में अगर हम बात करें तो नॉर्मल अडल्ट में ना बॉडी में अप्रॉक्स 60% वाटर रहता है, ठीक है। ये पॉइंट देखो, 60% वाटर और 18% प्रोटीन रहता है एंड रिलेटेड सब्सटेंस रहेगा, 15% फैट रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट मिनरल्स जो है 7% रहेगा। अब टोटल बॉडी में जो वाटर होता है ना वो कितना रहता है? जो टोटल बॉडी में वाटर है ना, बॉडी के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता। पहले तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट और दूसरा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट में सेल्स के अंदर का फ्लूइड 40% रहेगा, जो सेल्स के अंदर का फ्लूइड रहता है वो 40% रहेगा। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट है ना, उसमें सेल्स के बाहर का फ्लूइड 20% रहेगा, ठीक है। अब अगर हम ECF एक्स्ट्रा फ्लूइड कंपार्टमेंट, उसमें अगर हम देखें तो उसमें प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड कंसिस्टेड है। प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ इंक्लूडिंग द लिम्फ एंड ट्रांस सेलुलर फ्लूइड इंक्लूडेड है एंड ऑल्सो मेसेनकाइमल टिश्यू फ्लूइड इंक्लूडेड है। ये जो 3 है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम फर्दर जाएंगे, हम इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ एंड हीमोस्टेसिस के बारे में अगर हमने नहीं पढ़ा है क्या, कि पढ़ा है? आई गेस पढ़ा है। फर्दर देखते हैं हम। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हमें पढ़ना है। बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। फंक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी हमें पढ़ना था। ओके ओके, वी आर हियर। इंटरनल एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड हीमोस्टेसिस। अब इंटरनल एनवायरनमेंट एंड हीमोस्टेसिस में ना क्लॉड बार्नार्ड जो ग्रेट फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टर्म इंटरनल एनवायरनमेंट। अब द बॉडी और द milieu interior for the ECF of the body, he said, so since all the body cells essentially depend upon the ECF मेंटेनेंस ऑफ सेलुलर लाइफ के, सेलुलर लाइफ के मेंटेनेंस के लिए अगर सब बॉडी जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है वो डिपेंडेंट है, बॉडी सेल्स एसेंशियली डिपेंड हो रही है, तो जो सेल्स है वो कैपेबल है लिविंग के लिए, ग्रोइंग एंड परफॉर्मिंग के लिए। और स्पेशल फंक्शंस जो सो लॉन्ग प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डिफरेंट आयन। आई गेस मैंने मार्क नहीं किया, सब समझ नहीं रहा होगा। ये देखिए मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ, ऑक्सीजन, ग्लूकोज, डिफरेंट आयन्स, अमाइनो एसिड, फैटी सब्सटेंस, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो इंटरनल एनवायरनमेंट में प्रेजेंट रहेंगे। तो इसमें इसका कंक्लूजन क्या है? इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब जो बॉडी के अंदर का स्टेबल कंडीशन, और हीमोस्टेसिस का मतलब बॉडी का अपने एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना। डिफरेंस देख रहे हो? इंटरनल एनवायरनमेंट बॉडी के अंदर का स्टेबल कंडीशन और हीमोस्टेसिस बॉडी के अपने एनवायरनमेंट को स्टेबल रखना, उसको हम हीमोस्टेसिस बोलते हैं, मतलब मेंटेन करना। अब स्पेसिफिकली फैक्टर्स जो इन्वॉल्व हो रहे हैं ना इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने में, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट में, वो क्या है? पीएच बैलेंस, मेंटेनेंस ऑफ पीएच ऑफ ईसीएफ, ठीक है। टेम्परेचर, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर बैलेंस, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट का एंड एंजाइम्स एंड हार्मोन्स का बैलेंस, और वेस्ट रिमूवल, जो रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड अदर प्रोडक्ट्स है ना, उसका रिमूवल। इसको हम वन ऑफ द फंक्शंस एंड फैक्टर्स बोल सकते हैं, ठीक है। फर्दर हमें फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ना था। अब फीडबैक मैकेनिज्म के ना 2 टाइप्स है, एक तो नेगेटिव एंड दूसरा पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जब कुछ ज़्यादा का या कम हो जाए तो बॉडी उसे नॉर्मल पे लाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे, ठीक है। और अगर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोले, अगर प्रोसेस को और बढ़ाते हैं लेकिन कभी कभी हार्मफुल हो सकता है, उसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बोलेंगे। ये समटाइम्स फीडबैक कैन सर्व यूजफुल पर्पस अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस ऑल्सो। सी समटाइम्स यूजफुल होता है, लेकिन अगर हम प्रोसेस को और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो कभी कभी हार्मफुल भी हो सकता है, इसको हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म
बोलेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ ना, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में वो इट कैन ऑल्सो कॉज डेथ। तो ना इसमें अगर हम देखें ना, तो ब्लीडिंग 2 लीटर ब्लीडिंग हो गई, हेवी ब्लीडिंग हो गई, 2 लीटर का ब्लड लॉस हो गया। तो ब्लीडिंग ज़्यादा होने के कारण ना ब्लड प्रेशर कम हो गया, डिक्रीज़ हो गया, हार्ट को कम ब्लड मिला, तो हार्ट वीक होने लगा, तो हार्ट की पंपिंग जो है ना और कम हो गई, और ब्लड प्रेशर ना और गिर गया। तो उस वजह से साइकिल रिपीट होने की वजह से फाइनली डेथ हो गई। इसको हम ये साइकिल को ऐसे कंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर हम एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम की बात करें ना, तो एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम ना डिलेड नेगेटिव फीडबैक है, ठीक है। अब वो नेगेटिव फीडबैक कैसे है ना, कभी कभी बॉडी मूवमेंट ना बहुत फास्ट होता है, बॉडी मूवमेंट बहुत फास्ट होता है, तो सिग्नल्स ब्रेन तक जाके वापस आने में टाइम लगता है। तो पहले से गेस करके फीड फॉरवर्ड कंट्रोल मसल्स को सिग्नल भेज देते हैं। तो बाद में सेंसरी फीडबैक देखकर चेक करता है मूवमेंट सही था या नहीं। अगर गलत हो तो नेक्स्ट टाइम करेक्शन करता है। तो इसको बोलते हैं एडेप्टिव कंट्रोल, मतलब हर बार थोड़ा इंप्रूव करना बेस्ड ऑन प्रीवियस फीडबैक। इसको हम एडेप्टिव कंट्रोल सिस्टम बोलेंगे। और अगर हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म में जो ये देखते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ वॉल ऑफ द यूटरस, मतलब अगर जो बेबी का हेड का मतलब जो ये एक ना नॉर्मल और यूजफुल पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल है। तो इसमें क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वॉल ऑफ यूटरस फोर्सिंग टू बेबीज हेड और बॉडी इनटू सर्विक्स। तो बेबी का हेड सर्विक्स है, उसको हम बेबी के हेड सर्विक्स को प्रेस करते हुए जब सर्विक्स स्ट्रेच होती है, जब सर्विक्स स्ट्रेच होंगी, नर्व्स ब्रेन को सिग्नल भेजेंगे, ब्रेन ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगा, यूटरस और स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट करेगा, तो बेबी और स्ट्रेच करता है सर्विक्स को, और साइकिल रिपीट होती है और बेबी एक्सपेल होता है। एक्सपल्जेंस ऑफ द बेबी मीन्स द बेबी बर्थ हो जाता है। यह अभी चेंज बढ़ता ही जा रहा है, इसलिए ये भी पॉजिटिव फीडबैक है, बट ये बेनिफिशियल है डिलीवरी के लिए। ये क्या है, बेनिफिशियल है डिलीवरी के लिए। अब अगर हम डिफरेंस देखें ना, मैं आपको एक बोर्ड पर समझाती हूँ। देखो, ये जो नेगेटिव फीडबैक होता है ना, नेगेटिव फीडबैक जो होता है ना, वो प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। क्या करता है, प्रॉब्लम को कंट्रोल करता है। और जो पॉजिटिव फीडबैक होता है ना, वो प्रॉब्लम को बढ़ाता है, प्रॉब्लम को बढ़ाता है। एंड जो एडेप्टिव कंट्रोल वाला है ना, वो प्रैक्टिस से इम्प्रूव करता है। इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट, सॉरी फॉर माई हैंड राइटिंग, इट्स नॉट गुड, आई नो। ठीक है, तो अभी हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया। ओके, हमने ये वाला यूनिट कंप्लीट कर लिया। इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स ना मैं एकदम पूरा यूनिट ख़त्म हो जाएगा ना, तो फिर मैं पूरा साथ में एमसीक्यूज़ के साथ लूँगी, ठीक है। अब ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमने स्टार्ट किया एनाटॉमी का फर्स्ट यूनिट। अब जो फर्स्ट यूनिट है ना, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इंट्रो वाला पार्ट है, राइट। तो उसमें ना 1.1, 1.2, 1.3 एंड 1.4 चैप्टर है। उसमें फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। बाकी के जो 3 चैप्टर्स हैं वो मैं आपको, ये फर्स्ट इंट्रो का जो पार्ट है मैं फोर जो कंपार्टमेंट्स है उसमें रखूँगी। उसमें का फर्स्ट हमने कर लिया। ओके, तो इट्स गुड, राइट। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, इट्स डन, डन एंड डन। Let's go forward and I'll meet you in the next lecture. I hope you like my first lecture, first ever lecture. आई होप जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, कैसा लगा मेरा फर्स्ट लेक्चर ये भी बता देना कि आपको समझ रहा है। मैं पूरा स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ, लाइक स्टूडेंट्स को समझे, जो लोग 0 लेवल से भी एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे उनको ये लेक्चर अच्छे से समझे। मेरी होप है कि अच्छे से समझेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर वीडियो एंड बाय बाय। और जाते जाते एक चीज़ रह गई यार, लाइक कमेंट और शेयर प्लीज़ एंड प्लीज़ शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड शेयर टू द पीपल हु आर रिलेटेड टू नर्सिंग स्टूडेंट्स, सो दैट उनको ईजीएस्ट वे में ये चीज़ समझ में आए। मेरा यही लाइक स्ट्रैटेजी है अभी की कि मैं पूरे सब्जेक्ट्स कवर करूँ। लेटर धीरे धीरे करूँगी, बट आई डू इट। ओके, बाय। लास्ट बाय था